हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आरओ परीक्षा में, एपीएस परीक्षा में, अपर निजी सचिव परीक्षा में, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट, ग्रुप सी, ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे और ये एनवायरनमेंट की 5th क्लास है। अगर आपने पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी है तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अभी तक मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, पॉलिटी के और आधुनिक भारत के, और अभी हम पर्यावरण के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार की गई है, आप वहां जाकर एक एक प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का डाउट है आपको या कोई क्वेरी करनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी रिगार्डिंग द कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और इन्वायरमेंट की सीरीज का अगर हम देखेंगे तो ये 130वां प्रश्न है। बोला गया है द पॉल्यूटेंट विच मूव डाउनवर्ड विद पर्कुलेटिंग ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं लीचेट्स, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। जब हम सॉलिड वेस्ट या किसी भी तरीके का टॉक्सिन वेस्ट एक साथ ले जाकर किसी ज़मीन पे फेंक देते हैं तो धीमे धीमे जो उसके टॉक्सिन है ना वो ज़मीन में ग्राउंड वाटर के साथ नीचे पर्कुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने खूब ढेर सारा कूड़े का सामान एक जगह यहाँ पर ले जाकर किसी लैंड पे ले जाकर आपने फेंक दिया, लैंडफिल कर दिया, तो यहाँ पर जो इसके टॉक्सिन है ना वो धीमे धीमे ज़मीन में अंदर की तरफ क्या होते हैं, रिसते जाते हैं, पर्कुलेट करते जाते हैं विद द ग्राउंड वाटर, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीचेट्स कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 131 प्रश्न है ये। इसमें क्या बोला गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बारे में विचार नहीं करता है? तो बताइए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में पार्टिकुलेट मैटर 10 के बारे में बोला गया है। हाँ, ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 दोनों को इंक्लूड किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड, शीशा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट कार्बन डाइऑक्साइड। इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2021 और 22 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। डी आपका सही उत्तर होगा। अब देख लीजिए क्लास, जब भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं इसमें कौन कौन से 8 आपके पॉल्यूटेंट्स है। सबसे पहले आपको याद रखना है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 दोनों इंक्लूडेड है इसमें। दूसरा आपको याद रखना है ओजोन, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल ओजोन की यहाँ पर बात की गई है, ग्राउंड लेवल ओजोन की। थोड़ा सा जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ओजोन को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका गुड ओजोन है, ठीक है, एक आपका बैड ओजोन है। O3 की बात मैं आपसे कर रही हूं, क्लियर है? गुड ओजोन कौन सा है? वो ओजोन जो कि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, समताप मंडल में जो प्रेजेंट है उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है। ये चीज़ क्लियर है आपको? उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। लेकिन बैड ओजोन कौन सा ओजोन है? जब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में जो ओजोन आपका प्रेजेंट होता है उसे हम बैड ओजोन कहते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन प्रेजेंट होता है उसे हम बैड ओजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये एक द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट
है, याद रखिएगा। जब क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो O3 फॉर्म होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका इंक्लूडेड है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सीसा है, लेड मतलब एमोनिया और बेंजीन। याद रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में लेड, एमोनिया और बेंजीन है। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, सारे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर आपको याद रखना है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 इसमें है। ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, एमोनिया है, बेंजीन है। यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कई बार आपकी परीक्षा में ये भी प्रश्न बना है कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो याद रखिएगा एसिड रेन में जब हम बात करते हैं, इसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है या रेनफॉल होता है उसमें किसका प्रेजेंस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस होता है और नाइट्रिक एसिड का प्रेजेंस होता है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि रेन जो प्रेसिपिटेशन है वो एसिडिक नेचर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया गया है, ये दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, नहीं तो अगले परीक्षा में कंफ्यूजन होने लगेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप किसी भी परीक्षा में अपीयर हो रहे हो, कहीं किसी ना किसी परीक्षा में ये टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास 132 क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रदूषक के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन से हैं? सम रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कुछ स्पीशीज़ के बारे में, जिसमें पहले की क्लासेस में फ्लैगशिप स्पीशीज़ मैंने आपको बताई थी, कीस्टोन स्पीशीज़ बताई थी, अम्ब्रेला स्पीशीज़ बताई थी और उसी में मैंने आपको इंडिकेटर स्पीशीज़ बताई थी। इंडिकेटर स्पीशीज़ वो होते हैं जिनका की प्रेजेंस या एब्सेंस कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे जब हम यहाँ पर बात करें लाइकेन और मॉस की, तो ये इंडिकेट करते हैं एयर पॉल्यूशन को, ध्यान रखिएगा एयर पॉल्यूशन को ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में रंगहीन होकर विलुप्त हो जाते हैं। जहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर लाइकेन आपके क्या हो जाता है, रंगहीन होकर विलुप्त हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें क्लास 133 प्रश्न को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट लगातार 4 वर्ष तक किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? 2021 का प्रश्न है। ये जो रिपोर्ट्स रहती हैं वो हर साल निकलती हैं। 2021 के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर जो था वो बी था, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा क्लास, जितने भी आपके रिपोर्ट्स करंट में रहेंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंट, SDG गोल से रिलेटेड या स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड, उन सबको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर की क्लासेस में कवर भी करा दी जाएगी, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अब नमामि गंगा कार्यक्रम जो है वो मुख्यतः लक्षित करता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन नहीं, जनरेटिंग हाइडल पावर नहीं, नेविगेशन के लिए नहीं, रिडक्शन इन पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। नमामि गंगा प्रोग्राम मेनली हमने गंगा को स्वच्छ करने के लिए लॉन्च किया था। किस ईयर में लॉन्च हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट की बात की गई है, एफॉरेस्टेशन की बात की गई है ना, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ए आपका सही उत्तर है। ये एक आसान प्रश्न है, सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं 135 प्रश्न को देखते हैं। जल में मौजूद सबसे विषाक्त प्रदूषक कौन सा है? सबसे पॉइजनस पॉल्यूटेंट कौन सा है जल में मौजूद? तो आर्सेनिक, प्रोपेन, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइजनस पॉल्यूटेंट जो है वो है आर्सेनिक, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है क्लास, ठीक है। यहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा अगर हम बोले तो वेस्ट बंगाल के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। आर्सेनिक से जल प्रदूषण की सर्वाधिक समस्या अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे।
नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी होती है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में हल्का सा इसमें फर्क दिख रहा है। द पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ। क्लास, हम आपको एक जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले जब भी हम बात करते हैं वाटर बॉडीज़ की, ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, जो भी जीव जंतु रहते हैं पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन को लेते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में। याद रखिएगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, DO, ठीक है। अब किसी भी पानी में अगर पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है, अगर पानी आपका पॉल्यूटेड है, ठीक है, पॉल्यूटेड है या उसमें पॉल्यूशन की मात्रा अधिक है, तो इसका मतलब क्या होता है? उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जब भी हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक टर्म आपको पढ़ाया जाता है एनवायरनमेंट में, डेड जोन। डेड जोन क्या होता है? डेड जोन वो जोन होता है जिसमें कि कोई भी एक्वेटिक लाइफ नहीं होती है। पानी में एक ऐसा जोन, एक ऐसी जगह जहाँ पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, पानी में घुलित ऑक्सीजन है ही नहीं, जिसके वजह से वहाँ पर जलीय जीव जंतु सर्वाइव ही नहीं करते, रह ही नहीं पाते हैं, और वो जोन आपका एकदम डेड हो जाता है, मतलब कोई भी लाइफ नहीं है, तो उसे डेड जोन कहते हैं। अब पानी में जब भी प्रदूषण ज़्यादा होगा तो उसका मतलब उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसके वजह से वहाँ पे जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी जो आपका होगा वो पूरी तरीके से अनस्टेबल होगा, ठीक है, वहाँ पर उतने आपको जलीय जीव जंतु देखने को नहीं मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पॉल्यूशन ऑफ अ वाटर इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा है सही तो मतलब पानी स्वच्छ है आपका, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी। लेकिन अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है तो मतलब पानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। सी आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। इस एक्सप्लेनेशन को आप काट दीजिए, जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 137 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनडोर एयर पॉल्यूटेंट? ठीक है, इनडोर एयर पॉल्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं। घर के भीतर जो प्रदूषण होता है वो मुख्यतः किसकी वजह से होता है? रेडॉन की वजह से, आर्सेनिक की वजह से, अमोनिया की वजह से, या फिर हाइड्रोकार्बन की वजह से। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट APS परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है। घरों के भीतर प्रदूषण उत्सर्जित होने का मुख्य कारण जो है वो हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। ईंधन स्रोतों के अर्ध दहन के दौरान हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का प्रदूषण आपका उत्पन्न होता है। जैसे चूल्हा उल्हा जलता है तो उसके वजह से हम देखते हैं, चूल्हा, अत्यधिक रेफ्रिजरेटर के उपयोग से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रदूषण का दूसरा महत्वपूर्ण कारक क्या है? Which among the following is the secondary pollutant? देखिए, जब पॉल्यूटेंट की हम बात करते हैं, क्लास ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। जब हम पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्टली आपके सोर्स से एमिट होते हैं, डायरेक्टली एमिट फ्रॉम सोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि कोई बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, आप फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, बर्निंग हो रही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो आप कहेंगे मैम जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सब एमिट होता है, तो दे आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ना, ये आपके रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, या कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस प्राइमरी पॉल्यूटेंट में, तब ये आपके फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपका, ठीक है, इसमें कहीं से आकर नेसेंट ऑक्सीजन अगर आपका रिएक्ट कर जाए तो क्या फॉर्म हो जाएगा?
O3 फॉर्म हो जाएगा। ओजोन जो कि ट्रोपोस्फियर में, सॉरी मैंने स्ट्रेटोस्फियर बोला, जो कि ट्रोपोस्फियर में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जो कि क्षोभ मंडल में आपके द्वितीयक प्रदूषक की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद O3 फॉर्म कर रही है। इसी तरीके से जब हम स्मॉग की बात करते हैं तो स्मॉग आपका कैसे फॉर्म होता है, जब स्मोक आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, फॉग के साथ, ठीक है, तब स्मोक आपका बनता है। तो ये दोनों क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो जो स्मोक है वो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दे आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following metal pollute the air of city having large number of automobile? ऑटोमोबाइल्स जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? कैडमियम दिया है, लेड दिया है, कॉपर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो अभी मैंने जब आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ाया था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैंने आपसे बोला था कि आप याद रखिएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उसमें एमोनिया है और लेड भी शामिल है। यहाँ पर आपका शीशा दिया है, लेड दिया है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान है? बताइए, पार्टिकुलेट मैटर का, सल्फर डाइऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। सबसे ज्यादा योगदान अगर हम देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का है। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये रंगहीन, गंधहीन गैस होती है जो कि जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से, स्वचालित वाहनों और औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिगरेट आदि के धुएं से आपकी उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर PM 2.5, तो इतनी देर से ऐश्वर्या मैम बोली ही जा रही है कि पर्टिकुलेट मैटर, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा स्रोत वातावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? बताइए कौन सा योगदान नहीं करता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। अब सोलर एनर्जी जो है, ये लास्ट क्लास में भी मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, बताइए, पानी जो पीने योग्य होता है उसे हम पेयजल कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं, या टैप वाटर कहते हैं? 2021 में 143 का आपका सही उत्तर क्या है? उसको हम पोर्टेबल पेयजल कहते हैं। पेयजल ही तो पीने योग्य है, समझ में आ रहा, पेयजल पीने योग्य। चलिए, निम्न में से क्या जमीन पर दृश्यता को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कुहासा, धुंध, ओस या फिर हल्की धुंध? तो ओस नहीं करता है, धुंध करेगा, कुहासा भी करेगा, हल्की धुंध भी करेगा। तो ये सब तो बड़े आसान प्रश्न है, इसमें क्या बताऊं, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ओस तो पानी की ओस घासों पे देखने को मिलती है ना, तो वो विजिबिलिटी को उतना प्रभावित नहीं करती है। मिनामाता कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है? मिनामाता कन्वेंशन जो है वो न्यूक्लियर हैजार्ड से, ओजोन गैस से, CFC, HFC से या फिर मरकरी से। तो ध्यान रखिएगा, मिनामाता कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं तो वो मरकरी से रिलेटेड है, ठीक है। ओजोन की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको वेना कन्वेंशन याद रखिएगा। वेना कन्वेंशन हुआ था जिसमें ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की बात की गई थी। ये 1985 में हुआ था वेना कन्वेंशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS की बात की गई थी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के यूज़ को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। ये आपका 1987 में, ठीक है। बाद में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको कि हम क्या कहते हैं, कि गाली अमेंडमेंट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा क्लास, इसका ईयर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद 2016 है, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following group contain only the biodegradable items? देखिए वेस्ट की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो वेस्ट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और एक आपका होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी आपके डिग्रेड कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका किचन वेस्ट हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया, ये सब क्या है, बहुत जल्दी सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत आसानी से सड़ गल के कुछ समय में मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए। यहाँ पर बोला गया है विच कंटेन ओनली दी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। देखते हैं, ग्लास ठीक है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, फ्लावर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, लेकिन प्लास्टिक कैन आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। ग्रास है, वुड है, प्लास्टिक बॉटल नहीं है। ग्लास है, फ्रूट पिल्स है, ठीक है, लेमन है, हाँ ठीक है। ग्रास है, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि हम एल्यूमिनियम फॉयल की बात करें, प्लास्टिक कैन की बात करें, प्लास्टिक बॉटल्स की बात करें, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। आसान प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रश्न पूछे गए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ग्रीन मफलर इज एसोसिएटेड विद द रिडक्शन ऑफ। ग्रीन मफलर, देखो जब बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देना तो कान में मफलर बांध लो। ठीक है, तो ग्रीन मफलर जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है, रिडक्शन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। 147 का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप समझिए, जैसे ये रोड है, ये कोई हाईवे है, समझो हाईवे है तो बड़े बड़े व्हीकल्स यहाँ से आपके गुजरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, पेड़ लगा दीजिए खूब ढेर सारा किनारे किनारे। तो ये जो पेड़ है ना, ये जो नॉइज़ हो रही है इस रोड पे, इस हाईवे पे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो दे विल एक्ट एज अ ग्रीन मफलर, ये जो पेड़ है वो ग्रीन मफलर की तरह एक्ट करेंगे, जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है, नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड है। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अपतृण औद्योगिक निष्प्रवाह के कारण हुए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावकारी है? Which one of the following way is effective in controlling the water pollution caused by the industrial effluents? तो बताइए, यहाँ पर पार्थेनियम दिया है, एलिफेंट ग्लास दिया है, वाटर हाइथिन दिया है और मोगरा ग्रास दिया है। तो 148 का आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर वाटर हाइथिन जो है ये आपका इट इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 149 प्रश्न को देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली अम्ल वर्षा का मुख्य वजह कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम एसिड रेन की बात करते हैं, मतलब जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो रेनफॉल हो रहा है, वो एसिडिक नेचर में है। और वो एसिडिक नेचर में क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, बताइए, ऑक्साइड ऑफ कार्बन नहीं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हाँ, ऑक्साइड ऑफ सल्फर हाँ, ऑक्साइड ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। डी आपका सही उत्तर है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। द परमिसिबल नॉइज लिमिट इन साइलेंट जोन ड्यूरिंग द डे लेट डाउन बाय CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। याद रखिएगा, CPCB क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका कि गठन किस एक्ट के तहत हुआ है, वाटर एक्ट के तहत, और जिससे शक्ति किस
एक्ट के तहत दी गई है? पावर इसको किस एक्ट के तहत दिया गया? एयर एक्ट के तहत। ये याद रखिएगा, ये सब भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सीपीसीबी द्वारा परमिसिबल नॉइस लिमिट कितना है साइलेंट जोन में ड्यूरिंग डे टाइम? तो 151 का जो आपका सही उत्तर है वो है 50 dB। कई परीक्षाओं में तो प्रश्न ऐसे बनता है कि नॉइस लेवल को हम किस में मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा, नॉइस लेवल को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है, डीबी में, ठीक है। और यहाँ पर साइलेंट जोन में कितना आपका परमिसिबल है बता दिया मैंने, 50 dB। यहाँ पर देख लीजिए, आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 dB, रात में 45 dB, ठीक है। व्यावसायिक कॉमर्शियल क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो 65, 55, और औद्योगिक में इंडस्ट्रियल में देखेंगे 75 एंड 70। विच इज द मोस्ट सस्टेनेबल मेथड फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट? तो ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए से सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है? डंपिंग इन लैंडफिल। भाई क्यों लैंडफिल की बात करेंगे? क्यों हम कूड़े को ले जाकर एक जमीन पे ले जाकर गिरा देंगे? ऐसा क्यों कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। इंसिनरेशन मतलब एक हाई टेम्परेचर पे जलाना किसी चीज को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिग्रेशन एंड रीयूज, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम सिग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर 152 का जो आपका सही उत्तर है वो सी है। देखिए, आपने पढ़ा होगा 3 R's के बारे में। 3 R's में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिड्यूस, सबसे पहले रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकिल ना। अगर किसी चीज को हम रिसाइकिल कर सकते हैं तो उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। अगर हम उसको रीयूज कर सकते हैं तो उसको रीयूज भी करना चाहिए। हो सकता है कोई चीज आपके यूज में नहीं हो लेकिन दूसरे के लिए वो यूजफुल हो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट आर द वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ठीक है, CFL, ये कंप्यूटर, हर चीज़ जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जब वो अपनी यूजफुल लाइफ पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं, दे जस्ट कन्वर्ट इनटू द वेस्ट। वेस्ट क्या है? जब कोई चीज़ हमारे यूज़ की ना रहे तभी तो हम उसको कहते हैं यूजलेस है, ये वेस्ट है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने यूजफुल टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको ई वेस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है जो मोबाइल फ़ोन आपके लिए यूज़फुल ना हो वो किसी और के लिए यूज़फुल, तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं ना। कोई कंप्यूटर आपके लिए यूज़फुल ना हो लेकिन किसी और के लिए यूज़फुल हो, कोई रेफ्रिजरेटर आपके लिए यूज़फुल ना हो लेकिन किसी और के लिए यूज़फुल हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम सेग्रीगेट करें और अगर उसका रीयूज़ हो सके तो रीयूज़ किया जाए, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है। मेजर कॉज ऑफ डैमेज टू द मार्बल ऑफ ताजमहल इज, ताजमहल के जो आपके स्टोन्स थे वो पीले पड़ गए थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर H2। तो 153 का जो आपका सही उत्तर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन की वजह से भी जो मार्बल्स थे वो आपके बहुत जल्दी से डिके कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 154 प्रश्न को देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985। सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि गंगा एक्शन प्लान आपका कब लॉन्च हुआ है? 1985। नमामि गंगा प्रोग्राम कब आया है? 2014 में। ध्यान रखिएगा दोनों चीज। विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्शन, इन्हांसिंग द इरिगेशन पोटेंशियल, रिवर वाटर नेविगेशन, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर क्या था? इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्शन, ठीक है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये ध्यान रखिएगा, अवरोधन द्वारा। 155 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आपको पता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम कैन जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, ठीक है। काउ डंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, DDT नहीं है, प्लास्टिक बैग नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर होगा। ये तीनों जो हैं, DDT, प्लास्टिक बैग और एल्यूमिनियम कैन, ये तीनों आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द गंगा एक्शन प्लान फॉर्मुलेटेड टू रिड्यूस द
पॉल्यूशन लेवल ऑफ रिवर गंगा। अब देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है और यहीं पर अगर आप देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि गंगा एक्शन प्लान 1985 में जो लॉन्च हुआ था वो किस चीज से रिलेटेड था और यहाँ पर आपसे ईयर पूछ लिया गया है। तो अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो फायदा मिलता है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1985 आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल दूषित होने का क्या महत्वपूर्ण संकेतक है? यहाँ पर देखिए जल दूषित होने का जो महत्वपूर्ण संकेतक है वो आपका, मैंने बता दिया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको बताता है। वो आपका है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, याद रखिएगा, C आपका सही उत्तर है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए जब भी पानी में एक्सेस पॉल्यूटेंट होते हैं या टॉक्सिन होते हैं, ठीक है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घटती जाती है, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो आपकी बहुत तेजी से बढ़ गई है और ये क्या इंडिकेट करता है कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर उतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट है। समझ में आ रहा है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग जब यूट्रोफिकेशन आप लोगों को पढ़ाते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को मैं एक कहानी की तरह लोगों को बताती हूँ। आप भी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यूट्रोफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, 2-3 चीजें, एल्गल ब्लूम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहां से प्रश्न बनते हैं, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब सुनिए पूरी कहानी, यूट्रोफिकेशन समझते हैं। एक किसान है, उसने अपने खेत में जाकर खूब ढेर सारा पेस्टिसाइड छिड़का, खूब ढेर सारा NPK का छिड़काव उसने अपने अपने जमीन पे किया, पर जहाँ पर भी वो एग्रीकल्चर कर रहा है, खेती कर रहा है। ठीक है, एक दिन बहुत तेज से बारिश हुई। ये किसान है, किसान ने अपने लैंड में खूब ढेर सारा NPK का छिड़काव किया। एक दिन बहुत तेज रेनफॉल हुआ जिससे इसकी पानी में जो NPK था वो पानी के साथ मिला और इस नदी में, इस रिवर में आकर वो चला गया। मतलब हम कह सकते हैं खूब तेज बारिश हुई, बारिश के कारण पानी के बहाव के साथ जो NPK का छिड़काव उसने किया था वो आकर पानी में मिल गया। मतलब पानी में NPK की मात्रा आपकी बहुत तेजी से बढ़ गई। अब जो पानी था उसी पानी में छोटी छोटी एल्गीज रह रहे थे, प्यारी प्यारी एल्गीज। जब एल्गीज को NPK मिला, उनको उनका भोजन मिला, तो एल्गीज ब्लूम कर गए, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। एल्गीज थे, भोजन मिला, NPK मिला ढेर सारा, ठीक है, और उसको खा खा के वो एक दूसरे को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगे, जिसके वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई और एल्गल ब्लूम हुआ। अब एल्गल ब्लूम होने के कारण क्या होता है, पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? पानी में जो भी आपके जीव जंतु रह रहे हैं, जब वो धीमे धीमे मरते हैं, उनकी बॉडी डिके करती है, तो उनकी बॉडी डिके करने के लिए जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पानी से फुलफिल करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से पानी में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीमे धीमे घटने लगती है। ठीक है, पानी में एल्गल ब्लूम होने के कारण घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों होने लगती है, इसको समझिए। सबसे पहले अगर ये रिवर है, ठीक है, एल्गल ब्लूम होने के वजह से क्या होगा, यहाँ पर हरी हरी एल्गीज की परत जम जाएगी। ठीक है, परत बन गई तो यहाँ पर जो सन की रेज है वो पानी में अंदर तक नहीं जा पाएगी, वो रुक जाएगी। प्लस एक लेयर के कारण यहाँ पर एटमॉस्फेयर
फेरिक ऑक्सीजन और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कांटेक्ट भी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो एल्गल ब्लूम हुआ है, जो एल्गीज आपकी इतनी जल्दी से इनकी ग्रोथ हुई है, जब ये मरेंगी तो इनकी बॉडी डिके भी तो करेगी, डिकम्पोजिशन भी तो होगा, अपघटन क्रिया भी तो होगा, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब ऑक्सीजन का कंजप्शन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो घटता जा रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर हम कहीं से जो सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स है बनने का, उसको खत्म करते जाएं, ठीक है, लेकिन कंजप्शन को बढ़ा दे, डिमांड को बढ़ा दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो अमाउंट है वो घटता जाएगा ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस और अदर प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा घटने भी लगती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए क्या है, डीओ अर्थात जल में घुलित ऑक्सीजन है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। अतः बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की उच्च मात्रा और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की निम्न मात्रा जल के प्रदूषित होने का संकेतक है। अब आप समझ गए होंगे ये चीज़, जितना ज़्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा, वाटर पॉल्यूटेड होगा, प्रदूषित होगा, उसका मतलब है कि उस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उतना ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उतना ही कम आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में बचेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है? जैविक उपचार, पराली जलाना, गड्ढे भराव, खाद बनाना। तो इसमें आप लोग हमेशा जानते हैं कि पराली जलाने की समस्या हमेशा हम देखते हैं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन आपका बढ़ता जाता है। बी आपका सही उत्तर है। PUC सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द PUC सर्टिफिकेट? ठीक है, तो बताइए 159 का आपका सही उत्तर क्या है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। PUC सर्टिफिकेट क्या है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी ड्राइवर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला हम देखते हैं, महासागरों में टैंकर, नौकाओं, पाइपलाइनों, रिफाइनरी, ड्रिलिंग रिंग्स और भंडारण सुविधाओं से तेल के आकस्मिक रिसाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, जब देखो क्या होता है, जैसे ये शिप है, ठीक है, ये आपके किसी ओशियन पे चल रही बड़ी सी शिप है, अचानक से यहाँ पे जिसने टैंक लिया है इसमें छेद हो गया है और पूरा जो तेल है वो आपके पानी में, एक सरफेस, तेल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है ना। अगर नहीं देखा है तो एक गिलास पानी लेना, उसमें एक ढक्कन तेल डालना, तो आप देखोगे तेल अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तेल ऊपर एक सरफेस फॉर्म कर लेगा, ठीक है, तो उसी की बात की गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑयल स्पिलेज कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस पूरी प्रक्रिया को ऑयल स्पिलेज कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो क्लास आज के सेशन को यहीं पे अब हम एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इतना आज की क्लासेस में हमने डिस्कस किया। अब इन्वायरमेंट जल्दी से हम कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट को अब कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। एक मिनट में बस एक चीज़ चेक कर लूँ। इसको आप ऑयल स्पिल कहते हैं, ठीक है, तेल। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑयल स्पिल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑयल स्पिल इस प्रोसेस को कहा जाता है। चलिए, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा।
लास्ट में जाते जाते एक ही बात जो ऐश्वर्या मैम हर क्लास में आपसे कहती हैं कि खुद पर विश्वास रखिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट होता है, दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।